हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। स्वागत है आप लोगों का सोशल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स टर्म वन में आने वाले हैं उनके एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आखिरी चैप्टर हमारा जो है वो हिस्ट्री का बचा है। तो हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है आप लोगों को जो कि टर्म वन में एग्ज़ाम में आने वाला है और जिसका कि नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस है। ये 50 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है हमारा कब से शुरू हुआ ये हमको बताना है। तो बहुत सिंपल है, 1789। ठीक, 1789 से जो है आप लोगों का हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हो गया था। ठीक, याद करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट देखिए गिनती लिखी हुई है, नंबर 7, 8 और फिर 9, आगे 1 लगा दो तो 1789 हो जाएगा ये। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिगिम्स वेयर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। तो कौन किस तरह के कंजर्वेटिव रिगिम्स थे, तो वो थे ऑटोक्रेटिक, है ना। ऑप्शन ए जो है इसके अंदर सही हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव रिगिम्स वर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम। ठीक है ना जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके पहले फ्रांस की क्या कंडीशन थी। ठीक, तो फ्रांस की कंडीशन क्या, डेमोक्रेसिक थी, रिपब्लिक था, सॉवरेन स्टेट था या एब्सोल्यूट मोनार्ची थी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्ची वाली कंडीशन उस समय थी, राइट। मोनार्ची मतलब क्या होता है, जब राजा महाराजाओं का है ना राज, है ना, उसको मोनार्चियल बोलते हैं। ठीक है, तो राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, समथिंग लाइक दैट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फ्रांस का कौन सा आर्टिस्ट था, है ना, उसने अपने आप में विजुअलाइज किया था, है ना, एक वर्ल्ड कि भैया ऐसी जो है वो दुनिया होनी चाहिए। तो कौन व्यक्ति था, वो थे आपके फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोर्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू। देखो फ्रेडरिक सोर्यू की नेशनलिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, जिसने वो पेंटिंग बनाई थी और एक ड्रीम किया था कि मुझे लगता है कि इस तरीके की दुनिया होनी चाहिए। तो ये जो भाई साहब थे ये आपके थे स्विस के, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। देन हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, है ना, डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी आ गई तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक नया फ्लैग बनाया। ठीक है, और उस फ्लैग के अंदर कितने कलर थे, तो भैया 3 कलर थे, है ना, 3 कलर का फ्लैग उन्होंने बनाया। हमारे देश के फ्लैग में भी मेजर जो है वो 3 ही कलर होते हैं। चलिए सेवंथ क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द स्टेट्स जनरल इलेक्टेड। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, है ना, तिरंगा भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि स्टेट जनरल जो थे उनको कौन इलेक्ट करेगा। अब डेमोक्रेसी आ गई है तो डेमोक्रेसी में है ना, हम सब जानते हैं कौन इलेक्ट करेगा, एक्टिव सिटीजन्स। जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वही लोग जो हैं वो स्टेट जनरल को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 के अंदर, है ना, यूनाइटेड इटली के किंग कौन थे, तो वो थे आपके विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल। देखिए स्टेट जनरल, है ना, पहले स्टेट जनरल हुआ करता था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद में क्या हो गया था, वो स्टेट जनरल को जो नाम है वो चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया था ना। तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, व्हाट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। है ना, नेशन के नाम पे क्या क्या एक्शंस जो है वो किए गए। तो आर्मी वाज फॉर्म्ड, सोशल वर्क वाज डन, हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कॉमरेटेड, कस्टम ड्यूटीज वर अबोलिश्ड। तो ये सी वाला जो आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओथ लिए गए, हैम्स पोएम्स वगैरह बनाई गई, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटीज़ को अबोलिश कर दिया गया, जो भी टैक्स वगैरह लगते थे, है ना, ये सब किया गया। देन व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि देश को चलाने के लिए किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो
बनाया गया, ठीक है। सेंटर के हाथ में कंट्रोल दिया गया और बाद में फिर पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप। अब देखो फ्रांस में जो हो रहा था, ठीक है, उसकी न्यूज़ सब जगह जाएगी। तो जब अलग अलग शहरों में यूरोप के वो न्यूज़ गई तो क्या हुआ है, देयर वॉज ए ट्यूमुल्ट, द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो ये वाला जो है सही है ना। स्टूडेंट्स और अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, है ना, एक मिडिल क्लास तक जो एजुकेट नहीं था, दूसरा जो मिडिल क्लास एजुकेटेड था, तो इन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स जो है वो सॉरी बना दिए। देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स का पर्पस क्या था, टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, ठीक है ना, एक्टिविटीज करना और कैंपेन्स वगैरह करना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ, लाइक दैट। देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब्स। अब जब ये लोग जो एक्टिविटीज करते थे, है ना, या फिर जो भी कैंपेनिंग ये लोग किया करते थे, उसके क्या रिजल्ट हुए जैकोबिन क्लब के, तो प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इससे क्या हो गया, एक रास्ता बन गया फ्रेंच आर्मीज का दूसरे देशों में जाने के लिए। यही सही इसका आंसर है। विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इन टू, और कौन कौन सी कंट्रीज में गई ये आर्मी। देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद एक, है ना, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो कहाँ कहाँ गए, पहला ही आंसर सही है, हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए एंड मच ऑफ इटली, ठीक है, इटली के भी हिस्सों में वो लोग गए ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरीज वार, ठीक है, फ्रेंच आर्मी क्यों गई दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, उनको क्या काम था। तो भैया फ्रेंच आर्मी वाले ये चाहते थे कि हमको तो भैया डेमोक्रेसी मिल गई, तो हम चाहते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर हम इस तरीके का जो है शासन लेके आएंगे, पूरे यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लोगों को बताएंगे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया, ऐसा किया वैसा किया। तो नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो लेकर अपने साथ में जा रहे थे कि भैया नेशनलिज्म का आइडिया है, सीख लो कैसे कैसे करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं फटाफट। What टाइप ऑफ रूल वॉज कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम। अब देखो नेपोलियन भैया आए थे तब कौन सा रूल चल रहा था, तो नेपोलियन भैया के समय पे चल रहा था आपका मोनार्ची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज। 1804 का जो ये सिविल कोड था ये आपके नेपोलियन भैया ने दिया था, तो इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। 1804 के अंदर नेपोलियन भैया ने क्या क्या चीज़ें बताई, तो राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटीज ऑफ स्टेट, नहीं। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। बी वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। विच रीजन वर द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू, कौन कौन से रीजन में इसको ले जाया गया, तो आंसर नंबर जो है इसका डी वाला हो जाएगा। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, है ना, इन सब एरियाज में ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स, तो क्या क्या चेंजेस जो है नेपोलियन ने किए, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ठीक है, पीसेंट्स, आर्टिशन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए वाला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ये सब नेपोलियन ने चेंजेस लेके आया था, ठीक है। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, इटली पे कब गया भैया, है ना, कब इन्वेड कर लिया उसने इटली को, तो 1797, ये आपको ईयर याद रखना है ना, 1797, 1797 में ये सब हो गया था। विच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड अंडर द हैसबर्ग एम्पायर। अब देखिए बहुत बड़ा एम्पायर था हैसबर्ग, इसके अंदर कौन कौन से टेरिटरीज आ रही है, तो भैया ट्रायोल भी आ रहा था, ऑस्ट्रिया भी आ रहा था, हंगरी भी आ रहा था, सुडेटलैंड भी आ रहा था, बोहेमिया, लोम्बार्डी, वियतनाम, है ना, विनेतिया, सॉरी वियतनाम तो अलग जगह पर है ना, विनीतिया। तो ये सारे जो हैं एरियाज, टेरिटरीज जो है वो हैसबर्ग एम्पायर के अंदर आ रही थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हैसबर्ग एम्पायर के साथ बहुत हुआ है ना, कभी उसको हटा दिया जाता था, कभी ले आया जाता था, फिर हटा दिया जाता था। नाउ व्हेन डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह लगना, ठीक है ना,
मशीन्स वगैरह आ गई है ना, जल्दी जल्दी काम होने लग गया। तो ये कब हो गया? तो ये भैया 19 सेंचुरी के अंदर हो गया था। सेंचुरी में ना समझ जाया करो, 19 सेंचुरी की बात हो रही है। 1 मिनट, अरे 19 सेंचुरी की बात हो रही है। तो 19 सेंचुरी की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 1801 से 1900 तक, है ना। ये जो 100 साल है इसकी बात हो रही है, 100 साल पीछे इस तरीके से गिना करो। 19 सेंचुरी मतलब कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 1901 से 2000 तक, नहीं 1801 से 1900 तक, है ना। मान लो अगर आपसे बोला गया है कि 18 सेंचुरी, है ना, तो 18 सेंचुरी अगर बोल दिया है, देखिए अगर आपसे बोल दिया है 18 सेंचुरी, तो 18 सेंचुरी कहाँ से हो जाएगी? 1701 से 1800 तक, ठीक है। तो ये 18 सेंचुरी, कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 24 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 19 सेंचुरी। ना व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म क्या होता है? तो लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। सभी लोग फ्री हैं भैया, फ्रीडम है, और सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब बराबर। यही लिबरलिज्म है। सफरेज क्या होता है? ठीक है ना, सफरेज होता है राइट टू वोट, ठीक है। अगर आप उस देश में रहते हैं, आप महिला हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, राइट टू वोट है आपके पास में, ठीक है। आप इलेक्शन में, चुनाव के अंदर अपना वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू। अब देखिए 1833 में जब हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना पड़ता था, तो उन बेचारों के पास में 11 कस्टम बैरियर्स लगते थे। कितने? 11 कस्टम बैरियर्स। 11 बार उनको पैसा भरना पड़ता था, तो सामान तो ऑटोमेटिकली महंगा हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। व्हेन वाज द कस्टम यूनियन और जोलिवेरेन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स? ठीक, कब ये फॉर्म हुआ था जोलिवेरेन? तो 1834 में हुआ था भैया, ये याद रख लीजिए, है ना, सन 1834। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और जोलिवेरेन डू? अब ये फॉर्म तो हो गया 1834 में, है ना, तो काम क्या करता था? तो ये करा भैया इसने, अबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड reduced द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 से 2। मतलब कि आप सोचिए कुछ एरिया के अंदर ही, एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर 30 करेंसी चल रही है, 30 करेंसी, है ना। तो व्यक्ति कैसे क्या करेगा, कैसे सामान खरीदेगा, कैसे कैलकुलेशन बैठाएगा? तो उसने क्या किया, उस जोल्वेरिन के जो कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था, उन्होंने करेंसीज को 30 से घटा के 2 कर दिया। तो काफ़ी आसान हो गया लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज नेपोलियन डिफीटेड? नेपोलियन डिफीट कब हुआ? तो 1815 में हुआ, ठीक है। 1789 में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, 1789 में ये हुआ। उसके 10 साल बाद, है ना, 99 के लगभग ये आपके ये आ गए कौन? नेपोलियन भैया, है ना। और उसके बाद 1815 तक ये रहे, ठीक। और 1815 में ये डिफीट हो गए, है ना, इनको हरा दिया गया। देन व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? तो कंजर्वेटिज्म बोलता है मोनार्ची, कंजर्वेटिज्म बोलता है चर्च, वो बोलता है सोशल हिरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। देन व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक्स प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेंट्स? तो ट्रीटी ऑफ वियना भैया ये आपका जो है, ये इनको हटाया था ना अभी 1815 में, किसको? नेपोलियन भैया को। तो उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी गई थी, जिसके अंदर कौन कौन से देश थे? इसके अंदर थे 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है चारों देश के नाम। फिर आगे बढ़ते हैं। हु वाज ग्यूसेपी मैज़िनी, है ना, व्हाट डिड ही डू? ये कौन थे, क्या करते थे? तो ग्यूसेपी मैज़िनी जो थे भैया इटालियन रिवोल्यूशनरी थे ये, है ना। फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी इन्होंने बनाई थी। एक सोसाइटी का नाम था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, ठीक है। यंग इटली इन्होंने मर्सिलिस में थी, और यंग यूरोप जो है इनकी बर्न में इन्होंने की थी, ठीक है। ये मोनार्ची का अपोज भी करते थे। आगे बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता था कि भैया जो आपके ये ग्यूसेपी मैज़िनी थे, इन्होंने जो है वो कौन कौन सी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी? तो यंग इटली मर्सिलिस में, यंग यूरोप बर्न में, और इसके अलावा एक
और सोसाइटी थी जिसके गुसेपी मैज़िनी मेंबर थे, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी सोसाइटी थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो ये किसने कहा था? तो ये भैया बोला था मैटरनीच ने। किसने बोला था? मैटरनीच ने बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल एट 1832? 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल के अंदर क्या हुआ था? तो वहाँ पर ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था, है ना, डिक्लेयर कर दिया गया था, अपने हिसाब से काम करो, है ना। हाउ मेनी वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रशिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन? तो कितने हो गए भैया? 7 साल में कितने वॉर हुए? तो 3 बार हुए। कितनी बार हुए? 3 वॉर्स, ठीक। इन जनवरी 1871 हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस? तो 1871 के अंदर जर्मन एम्परर जो है वो आपके कौन थे? वो थे कैसर विलियम वन, ठीक है, 1871 में। फिर 1861 डैश वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यूनाइटेड इटली के जो थे भैया विक्टर एमेन्युअल सेकंड, ठीक। फिर डैश इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, है ना। तो इटालियन फ्रीडम फाइटर इट्स गुसिपी गैरीबाल्दी, इसका आंसर हो जाएगा। 1807 से 82 की बात हो रही है। फिर व्हेन वॉज आयरलैंड फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, है ना। आयरलैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम ने पहले धीरे से फंसा के, है ना, दूसरे देशों से लड़वा के और बाद में अपने अंडर कर लिया। तो ब्रिटेन बड़ा स्मार्ट था उस समय भी। तो 1801 की जो है ये बात है, ठीक है, 1801, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया, है ना। जर्मेनिया की जो इमेज है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी आपकी फिलिप विएट, ठीक है, फिलिप विएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 वॉर्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन। ये अभी ऊपर हमने देखा कि 3 वार हुए थे 7 साल में। जीत किसकी हुई थी? तो भैया प्रशियन विक्ट्री हुई थी, प्रशिया वाले लोगों की जीत हो गई थी, ठीक है। तो ये प्रशिया वालों की जीत के साथ में वॉर खत्म हुआ था, है ना। ये क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अरे ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? 1871 में जर्मनी के एम्परर कौन थे? तो भैया कैसर विलियम वन ऑफ प्रशिया, ठीक। देन हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना किसने होस्ट की थी? तो ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट की थी ड्यूक मैटरनिच ने। किसने की थी? ड्यूक मैटरनिच जो है, सी वाला इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स? देखो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्चियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्या होता है? मोनार्चियल गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है। व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरी अ पेयर ऑफ वैगिंग स्केल सिंबलाइज, है ना। कोर्ट में देखा होगा आपने, ठीक है। एक लेडी होती है, तराजू होता है हाथ में, है ना। तो वो क्या बताती है? वो जस्टिस की बात करती है, ठीक है ना, न्याय की बात करती है, न्याय की मूर्ति होती है वो, है ना। देन नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रशिया टू एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है ना। कस्टम यूनियंस जो प्रशिया वालों ने बनाई थी टू एबोलिश टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए। तो वो क्या था टैरिफ बैरियर्स हटाने के लिए, है ना। ये ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका आंसर था ज़ोल्वेरिन, है ना, वो यूनियन फॉर्म करी थी, याद करिए। देन व्हाट डिड दास वॉक स्टैंड्स फॉर? दास वॉक का मतलब यहाँ पर क्या है ये आपको समझना है। तो दास वॉक का यहाँ पर अर्थ है कॉमन पीपल से, ठीक है ना, आम आदमी, दास वॉक, ठीक। हु वर द जंकर्स? अब जंकर्स कौन थे? तो जंकर्स भैया ये लार्ज लैंड ओनर्स, है ना, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, है ना, बहुत पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे उनको बोलते थे जंकर्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? 1871 के बाद कहाँ पर
है ना, सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई थी, नेशनलिस्ट टेंशन हो गई थी, तो वो थी आपकी बाल्कन्स, है ना। बाल्कन्स क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आ रही थी ना, वो सोच रही थी कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लें, तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारी पावर बढ़ जाएगी, है ना। हालांकि उससे नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ। तो खैर इसका आंसर हो जाएगा बाल्कन्स। तो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, एक बार दो बार, है ना। इसके अलावा आपको चैप्टर 1 हिस्ट्री से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा और आप हिस्ट्री के अंदर, सोशल साइंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। बाकी भी जो चैप्टर्स हैं आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के, आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ सर आप जो है उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।